Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू माई चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 में से है। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी जानदार की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और जिनकी वजह से ज़िंदगी मुमकिन हो पाती है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोड्यूस करवाना है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में पहले जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जिनमें से एक टर्म है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? अब जो बायोकेमिस्ट्री है, बायो का मतलब होता है लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब होता है, अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो एलिमेंट्स और उनके दरमियान होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री से मुराद ये हुआ कि जानदार की बॉडी में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं और उनमें कौन कौन से आपस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है और जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो मुमकिन हो पाती है। ठीक है, तो अब अगर हमें बायोकेमिस्ट्री का पता होगा तब ही हम फर्दर जो है डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में जान सकेंगे, उनको समझ सकेंगे। जैसा कि अगर हमें बायोकेमिस्ट्री का पता होगा तब ही हम एनाटॉमी के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में जान सकेंगे। अब पहले हम एनाटॉमी की डेफिनेशन करते हैं। एनाटॉमी क्या है? किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो अंदरूनी साख्त है, उसके स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। इस तरीके से फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी से मुराद होता है कि किसी भी जानदार की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है उनके फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब ये दोनों प्रोसेस जो हैं इनसे भी बायोकेमिस्ट्री रिलेट करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ कि हम जो है कौन कौन से हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह रेस्पिरेशन कह लें, फोटोसिंथेसिस कह लें, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस ही हैं। अब सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हैं किसकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं? जानदार की बॉडी में हो रहे हैं। और केमिकल रिएक्शंस हो किन के दरमियान में रहे हैं? एलिमेंट्स के दरमियान में हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर हम बायोकेमिस्ट्री का पता है तब ही हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, तब ही हम जान सकते हैं कि किसी इंसान के जो बॉडी में पाए जाने वाले अंदरूनी आर्गन हैं उनकी साख्त कैसी, उनका कलर कैसा, किस चीज़ के वो बने हुए हैं। इस तरीके से हम तब ही बता सकेंगे कि वो आर्गन जो है जो किसी खास केमिकल का बना हुआ है उसका फंक्शन क्या है, वह किस तरीके से फंक्शन अदा करता है। जिस तरह से हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, स्टमक किस तरह से फूड डाइजेस्ट करता है, स्टमक बना किस चीज़ का हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। बायोकेमिस्ट्री समझ आएगी तब ही हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। उसके बाद अगर एग्जांपल में हम चले जाएं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस तरह प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है ये भी बायोकेमिस्ट्री है, ये फिजियोलॉजी है आप कह लें। इस तरीके से रेस्पिरेशन जो हो रही है प्लांट के अंदर या इंसान के अंदर वो भी हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेट ही करता है। डाइजेशन इन फूड जो हमारे अंदर खुराक हज़म हो रही है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेट ही करते हैं। अब एवरी ऑर्गेनिज्म, हर जानदार जो है उसकी बॉडी स्पेसिफिक केमिकल एलिमेंट से मिलके बनी हुई है और उसी स्पेसिफिक केमिकल एलिमेंट्स आपस में मिलके उसकी बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी बॉडी को बनाते हैं। अब मोस्टली जो जानदार उनकी बॉडी में दो तरह के केमिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जैसे ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक क्या मॉलिक्यूल होते हैं। इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है या मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है। जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल से मुराद वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में। अच्छा, अब मैं आपको साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरीके से बायोकेमिस्ट्री है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हमें एग्जाम्पल पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करती हैं, कोई भी इंसान के अंदर कह ले, प्लांट के अंदर कह ले, एनिमल के अंदर कह ले। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में ये भी डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो अब अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं दोज विच कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन
उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट इकट्ठे पाए जाएं, शर्त है कि इकट्ठे ही पाए जाएं, उनको हम क्या क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसा एग्जांपल मैंने दी हुई है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का अगर फार्मूला अगर हम देखें तो इसमें हम कहते हैं C6H12O6। अच्छा, अब मैंने शर्त बताई है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शर्त है इकट्ठे पाए जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तीसरा मॉलिक्यूल जो मर्जी हो, लेकिन हमारी शर्त जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेट करती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल भी देता हूँ। जिस तरह से हम कह लें मीथेन, आपने पढ़ा होगा, तो CH4 भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनी, अमीनो एसिड भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इस तरह से लिपिड्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एग्जांपल बताया है, ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, और ये फिर मैंने आपको जनरल सी एग्जांपल बता दी है। उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी इकट्ठे ना पाए जाएं। यानी एक मॉलिक्यूल है, उसमें या तो अकेली कार्बन होगी या अकेली हाइड्रोजन होगी, या बाज कंडीशन में दोनों भी नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। डू नॉट कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंटेन ओनली वन हाइड्रोजन और कार्बन आर सम टाइम बोथ नॉट प्रेजेंट। और बाज़ मॉलिक्यूल में मैंने बताया है कि दोनों ही मौजूद नहीं होते, जिस तरह वाटर है। अब वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक है। अब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक। अब SO2 में ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, इसका मतलब दोनों ही नहीं है, तो हमारी ये शर्त पूरी हो जाती है, तो इसलिए हम ये भी कहते हैं ये भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इस तरीके से नाइट्रेट NO3 जो है ये भी एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हर जानदार जो है उसको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से हासिल करता है, उसकी बॉडी में होने वाले डिफरेंट प्रोसेस से हासिल करता है, डिफरेंट कह लें कि फूड की डाइजेशन से हासिल करता है। अब फूड की जो है डाइजेशन है या फूड कहाँ से हासिल आती है, वो इन्वायरमेंट से हासिल होती है। इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर, जैसे हम प्लांट की बात कर लें, प्लांट फोटोसिंथेसिस के नतीजे में खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए उसको डिफरेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह पानी कह लें, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कह लें, सूर्य की रोशनी कह लें, ज़मीन से मिनरल पानी वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट प्लांट की बॉडी में जाते हैं, प्लांट उनको इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल यानी खुराक बनाता है, और वो खुराक हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। यानी इन्वायरमेंट से हम डिफरेंट एलिमेंट मॉलिक्यूल की शक्ल में बॉडी में लेके जाते हैं। जब वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो बॉडी के अंदर उनकी तोड़फोड़ हो सकती है, या वो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, लेकिन एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। और एनवायरनमेंट से जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में जाएंगे वो अंदर केमिकल रिएक्शंस करेंगे, जिसके नतीजे में या तो एनर्जी यूटिलाइज होगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो अब आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये अक्सर आ भी जाता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। जो मेटाबॉलिज्म है इसको अगर मैं मज़ीद डिटेल से बताने से पहले आपको मैं बता दूं, मेटाबॉलिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। अब पहले इन सब की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है इससे क्या मुराद है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम एक नाम दें कलेक्टिवली मुकम्मल तौर पे, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। all the chemical reaction taking place in our body are collectively called metabolism। अब मेटाबॉलिज्म को मैंने पहले बता दिया, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं, इसकी जगह हम लिख लें माइक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो से मुराद होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। तो यानी छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं, तो इसको हम कह सकते हैं एनाबॉलिज्म। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल है फोटोसेंसिस। अब फोटोसेंसिस की अगर क्वेश्चन आपने कभी देखी होगी तो क्वेश्चन मैं इधर ड्रा कर देता हूँ। जिस तरह से हमने पढ़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, इसमें वाटर यूज़ होता है। अगर हम साइन ऑफ एरो करें तो आपको पता है इधर सनलाइट आएगी और क्लोरोफिल आएगा,
इसके साथ साथ अगर हम इसका कह लें कि प्रोडक्ट बनाएं तो इसमें ग्लूकोज आएगा, इसमें C6H12O6 प्लस इसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होगी प्लस वाटर भी रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सनलाइट जो है वो एनर्जी आ रही है और प्लांट उसको इस्तेमाल करते हुए खुराक बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसमें एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, उसके साथ कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म में इसके बिल्कुल उल्ट है। इसमें बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो टूटते हैं और टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये बिल्कुल इसके उल्ट है एनाबॉलिज्म के, और इसकी एग्जांपल है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है बिल्कुल उल्ट है वो फोटोसिंथेसिस के। अब इसमें ग्लूकोज जो है उसकी यूटिलाइजेशन होगी, जिसमें C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये ब्रेक डाउन होगी इसकी रेस्पिरेशन में और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये था मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आए व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, तो आपने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ साथ ये दो डेफिनेशन कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की, और इनका जो आपने बताना भी है कि एक तो फ़र्क ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे एनर्जी यूज़ होती है, इधर एनर्जी रिलीज़ होती है, तीसरे नंबर पे आपने इस एग्जांपल और क्वेश्चन के साथ आपने इसको बता देना, एक्सप्लेन कर देना, तो आपको 2 में से 2 नंबर मुकम्मल मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हैं इनको हम किस तरह समझ सकते हैं और इनको समझने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। जिस तरह बायोकेमिस्ट्री मैंने बताया है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें मेटाबॉलिज्म के आगे 2 टाइप कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन से पहले मेरे कुछ टॉपिक जो हैं वो स्किप हो गए थे या मैं उनको कवर नहीं कर पाया, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट को पढ़ के आगे नेक्स्ट जो है वो उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर आपको मिलेगा नेक्स्ट मेरी वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।